सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में हम लोग अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें मैंने सैलिएंट फीचर्स, नेचर, प्रेसिडेंट और इमरजेंसी प्रोविजंस जो थे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सभी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसको फ्लेक्सिबल क्यों बोला जाता है, यानी भारतीय संविधान को लचीला क्यों बोला जाता है, और इसको कठोर क्यों बोला जाता है, रिजिड क्यों बोला जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, यानी कहने का मतलब है कि इसको लचीला इसलिए बोला जाता है क्योंकि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जो कि आसानी से संशोधित किए जा सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। इसलिए इसको फ्लेक्सिबल बोला है क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है। इसको रिजिड क्यों बोला गया है? इसको रिजिड इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत होती है अमेंडमेंट के लिए, और इसके अतिरिक्त आधे से ज्यादा राज्यों का रेटिफिकेशन चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए, तब जाके वो संशोधन होता है। और कुछ ऐसे भी उपबंध होते हैं जिनको अमेंड किया ही नहीं जा सकता, है ना। कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनको की संशोधित किया ही नहीं जा सकता, इसलिए इसको रिजिड बोला गया है। तो यहां पर क्वेश्चन जो बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसको लचीला और कठोर क्यों बोला जाता है। तो पहले तो आपको ये चीज स्पष्ट कर देनी होगी कि इसको लचीला क्यों बोला गया है और उसको कठोर क्यों बोला गया है। अब इसके बाद बात करते हैं अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट जो होगा इसमें तीन तरीके से किया जा सकता है, तीन पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। पहला है सिंपल मेजॉरिटी, और फिर उसमें बात आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और फिर इसमें है वाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तीन तरीके से जो है अमेंडमेंट इसमें किया जा सकता है। तो सिंपल मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो सिंपल मेजॉरिटी में हमारे पास तीन आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 4, आर्टिकल 169 और 239 है। आर्टिकल 4, 169 और 239, ये जो है सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है बात आती है विशेष बहुमत की। तो विशेष बहुमत एब्सोल्यूट जो काफी सारे प्रोविजंस हैं वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। और फिर बात आती है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो होनी ही चाहिए, साथ में आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी होना चाहिए, रेटिफिकेशन भी होना चाहिए। और वो कौन कौन से प्रोविजंस मैं आपको बता देता हूं। उसमें आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 55 है, इसमें आर्टिकल 73 है, आर्टिकल 162 है, आर्टिकल 241 है। ये सब जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। इसके अलावा भाग 5 का अध्याय 4 है, भाग 6 का अध्याय 5 है, भाग 11 का अध्याय 1 है, और 7वीं अनुसूची जो है उसका कोई भी विषय, और आर्टिकल 368 के उपबंध जो है, ये सब जो है जो इसकी तीसरी कैटेगरी है उसके माध्यम से अमेंड किए जा सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको अमेंड किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो रूलिंग है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इसकी साइटेशन मैं बता दूं, AIR 1951 SC 458। तो इसमें ये बता दिया गया, ये क्लियर कर दिया गया कि जो अमेंडमेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में भी किया जा सकता है, मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद फिर एक और रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की, जो कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार थी, AIR 1967 SC 1643। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल जो है अमेंडमेंट पॉसिबल है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के संबंध में अमेंडमेंट को मना किया गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यह था कि संसद को मूल अधिकारों को संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना गया है और संविधान में मूल अधिकारों को नैसर्गिक स्थान प्राप्त है। तो फंडामेंटल राइट्स के संबंध में फिर वहां पर अमेंडमेंट को मना कर दिया गया। इसी के संबंध में फिर जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया गया, जिसके द्वारा आर्टिकल 368 के खंड 2 के पूर्व एक नया खंड जोड़ा गया, जो ये उपबंध करता है कि संविधान के किसी बात के होते हुए संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।
यानी आपको तीनों चीजों को सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में जैसा कि संशोधन को मना नहीं किया गया, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संशोधन को मना कर दिया गया, मूलतकारों में संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन बाद में 24वां संविधान संशोधन जब पारित किया गया तो ये बता दिया गया कि संसद को संविधान संशोधन के संबंध में विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत मूलतकार भी शामिल कर ली जाएंगी। और इसी का नतीजा है कि काफी सारे अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स में हुए, जैसे आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द 24वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ था, क्योंकि इससे संविधान में वहां पर फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने की शक्ति वहां पर प्राप्त हो गई संसद को। यह है। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां प्राप्त हैं? यानी कहने का मतलब है कि संशोधन करने के लिए मना नहीं किया गया है, परंतु क्या इस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वही नष्ट हो जाए? क्या आधारभूत ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है? क्या असीमित संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न बनता है। तो इसमें जो रूलिंग आई थी वो थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की, AIR 1973 SC 1461। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भले ही आर्टिकल 368 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉसिबल है, संसद को संविधान को संशोधित करने की असीमित शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु संशोधन की प्रकृति इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जिससे कि वहां पर संविधान का मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचा समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। तो मैं इस रूलिंग को पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन की विस्तृत शक्ति प्राप्त है, किंतु यह असीमित नहीं है और वह ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती है जिससे संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। यानी अमेंडमेंट करने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन अमेंडमेंट ऐसी प्रकृति का नहीं होना चाहिए जिससे कि मूलभूत ढांचा नष्ट हो जाए। सही स्थिति यह है कि संविधान का प्रत्येक उपबंध संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप संविधान का आधारभूत ढांचा और आधारभूत तत्व वैसा ही बना रहे। यानी जो आधारभूत ढांचा है और आधारभूत तत्व है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बाकी का संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। अब प्रश्न ये बनता है कि जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे को छेड़छाड़ करने से मना किया गया कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, बाकी का संविधान में संशोधन करने की मनाही नहीं है, लेकिन संशोधन इस प्रकार से हो कि वहां पर आधारभूत ढांचा नष्ट ना हो, संशोधन असीमित ना हो, ऐसा ना हो कि संविधान का मूल तत्व जो है नष्ट हो जाए। परंतु प्रश्न ये बनता है कि किसको आधारभूत ढांचा माना जाए, आधारभूत ढांचे के अंतर्गत कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले इसमें आधारभूत ढांचे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए मैं आपको बता दूं। सबसे पहला था इसमें संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान सर्वोच्च है और इस संबंध में कोई संशोधन नहीं हो सकता। संविधान से परे कोई नहीं है, कोई भी पद संविधान से परे नहीं जा सकता, सभी लोग संविधान के नियंत्रण के अधीन होकर कार्य करेंगे, भले ही राष्ट्रपति का पद हो, भले ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, राज्यपाल का पद हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था संविधान से परे, संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। सुप्रीमेसी जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित होगी। इसके बाद बात आती है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बिल्कुल सही बात है, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, डिक्टेटरशिप बिल्कुल हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। हम जो है संविधान में ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जिससे कि इसका जो लोकतंत्रात्मक ढांचा है वो नष्ट हो जाए। और गणराज्य की बात हो रही है, इस प्रकार का भी कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता कि जहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यानी हम जो है लोकतंत्र में बिलीव करते हैं जहां पर जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है और वही सरकार जो है 5 वर्ष तक कार्य करती है, इसलिए वहां पर डिक्टेटरशिप को हम अलाउड नहीं कर सकते, यहां पर हम वंशानुगत पद्धति को अलाउड नहीं कर सकते। इस प्रकार का अमेंडमेंट संविधान में नहीं हो सकता है। इसके बाद बात आती है धर्मनिरपेक्षता। बिल्कुल सही बात है, जो धर्मनिरपेक्षता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है उसको कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्षता शब्द से हमको समझना चाहिए। पंथ निरपेक्षता शब्द को वहां पर जो है स्थापित करना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता जो वर्ड है वो एक निगेटिव वर्ड है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकती। हम लोग पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म तो केवल पूरे मनुष्य जाति का एक ही है कि वो सभी जीवों के प्रति दया भाव रखे, वहां पर किसी का जो है अपमान ना करे। यानी मनुष्य होने के नाते जो उसके कर्तव्य हैं वही उसके धर्म में आते हैं। हम पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं। पंथ निरपेक्ष यानी हम किसी रिलीजन, हम किसी वर्ग में विश्वास ना करें, किसी पथ में विश्वास ना करें। हम जो है हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो धर्म ना होकर के क्या है, पंथ है। इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द ज्यादा उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था पंथ निरपेक्ष हो सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपने आप को धर्म निरपेक्ष नहीं कह सकती। इसलिए यहां पर
यही बताने की कोशिश की गई है कि जब भी संविधान में संशोधन करने की बात कही जाएगी, वहां पर इसकी जो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की बात हम जो कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। इसके बाद बात आती है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। बिल्कुल सही बात है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमारे देश में लागू है और जिसमें विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां और न्यायिक शक्तियों को अलग अलग विभाजित किया गया है। और ये जरूरी है कि यहां पर इन शक्तियों को जो है अलग अलग तरीके से ही संपादित किया जाए, क्योंकि अगर एक विभाग दूसरे विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं विधि का मौलिक उद्देश्य नष्ट हो जाएगा, वहां पर जो है न्याय प्राप्ति असंभव हो जाएगी। इसलिए जो है जिसका जो कार्य है वो करे। जैसे कि प्राकृतिक व्यवस्था को भी अगर हम देखें तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी का काम जो है वहां पर सृष्टि का निर्माण करना है, निर्माण कार्य ब्रह्मा जी के हाथ में, विष्णु जी के हाथ में पालन पोषण का काम है और शिव जी के हाथ में जो है संहार का कार्य है। तो उसी तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य जो है बटे हुए हैं और उनको उसी के स्वरूप में, उसी के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है परिसंघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर। ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, बताया था आप लोगों को कि ये भी आधारभूत ढांचा है। यानी कहने का मतलब है कि संविधान में संशोधन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए या उसकी जो संघात्मक व्यवस्था है वो समाप्त हो जाए। यानी हम जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट को पैरेलल फॉलो करते हैं। यानी राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, दोनों में शक्तियों का विभाजन है, विषयों को अलग अलग कर दिया गया है। परंतु यहां पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम एकात्मक व्यवस्था को फॉलो करें। हालांकि इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि राज्य स्तर पर राज्यपाल की नियुक्ति है, आर्टिकल 249 है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो ये कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। लेकिन जनरल तौर पर, सामान्य तौर पर हम लोग जो है फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं, संघात्मक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और इस प्रकार इस व्यवस्था में किसी प्रकार का अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं इसके आधारभूत ढांचे पर आघात पहुंचाता है। तो ये जो थे इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में इस प्रकार से ये स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, संशोधन को मना नहीं किया गया है, लेकिन संशोधन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि संविधान का मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। और किन तत्वों को आधारभूत माना गया है ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतना सफिशिएंट है। इस तरीके के जो है एलिमेंट्स आपको तैयार करने हैं और रूलिंग्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, बेयर एक्ट से, बुक से आप रूलिंग कलेक्ट कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन अमेंडमेंट पर जरूर पहुंचा जाता है। तो आई होप आपको अमेंडमेंट से संबंधित सभी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।